तो चौथे चरण का मतदान जारी है और हर राजनीतिक दल बम्पर वोटिंग की जो बात कर रहे हैं, साथ ही बम्पर जीत की भी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है और जनता का रुझान किस तरफ जाएगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, आपको सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं अनिला सिंह जी, प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। अनिला जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ सरबत जहां फातिमा जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी यहां पर मौजूद हैं। फातिमा जी, स्वागत है आपका। साथ ही मुफ्ती समून काशमी जी हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। स्वागत है काशमी जी आपका। अजय कुमार और प्रदीप कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है आप सभी का। मैं बात सबसे पहले अनिला जी आपसे करता हूं, क्योंकि अभी हमने केशव प्रसाद मौर्य को सुना और कहते हुए नजर आ रहे थे कि बम्पर जीत यहां पर हम हासिल करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि यहां पर बम्पर जीत यहां मिल सकती है? क्योंकि मुकाबला काफी त्रिकोणीय माना जा रहा है। 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथा चरण का मतदान है। तो आपको क्या लगता है कि आज जनता से क्या उम्मीदें आपकी? नहीं, त्रिकोणीय तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। आज के हालात में देखिए, पहले बीएसपी में अपना विश्वास दिखाया था इस क्षेत्र की जनता ने, और फिर समाजवादी पार्टी में। पर बार बार आकर दोनों ही दलों ने क्या किया? केवल और केवल शोषण किया इस क्षेत्र का। बुंदेलखंड ले लीजिए या फिर आप इलाहाबाद का क्षेत्र ले लीजिए, नैनी के किस हालात में है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ताले लग चुके हैं सारे उद्योगों के, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो। इलाहाबाद में आप देख लीजिए, कभी एक ऐसा एजुकेशनल सेंटर माना जाता था और संगम है गंगा के तट पे। तो इन सब, चाहे वो टूरिज्म देख लीजिए या आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, ना तो इलाहाबाद क्षेत्र का कोई विकास हो पाया है और ना ही बुंदेलखंड तो बद से बदतर होता चला जा रहा है। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं कह रही हूँ। हर घर से हर गांव से लोग जो है वहां से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि सबसे मेन वहां पे काम है खेती बाड़ी का। और पानी वहां पर होता नहीं है सिंचाई करने के लिए। बारिश का आपको पता ही है, वो कुदरत के ऊपर होती है। तालाब के नाम पर पैसे जरूर दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा, परंतु वो पैसे कहाँ चले जाते हैं? क्या एसयूवी खरीदने के लिए चले जाते हैं जो वहां के नेता और अधिकारी खरीद लेते हैं? क्योंकि आपको भी पता होगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा एसयूवी बिकती है। बिल्कुल। वहां का किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है। झांसी और ललितपुर के विषय में भी अगर मैं बात करूं तो अभी पीछे वहां पे एक एवरेज निकाला गया था, तो एवरेज में निकला हुआ था कि एक महीने में तकरीबन 200 से 250 किसान जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिसमें कि आत्महत्याएं भी होती हैं या बीमारी के कारण। जब वहां पे शिक्षा नहीं है, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है, इलाज कराने के लिए, खेती करने के लिए, ना तो वहां पर पानी है, तो जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आत्मसम्मान के साथ रहने के लिए, उस क्षेत्र है वो पूरा उससे महरूम है। तो जनता जो है डेफिनेटली उस पर अपना विश्वास दिखाएगी जो उनको उनके क्षेत्र को विकास करवाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार इस प्रदेश की जनता रहेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। हिमांशु जी, ठीक है। फातिमा जी, आपके पास में आना चाहूंगा और आपको क्या लगता है कि जनता से आप क्या विश्वास करते हैं? हालांकि जनता के विश्वास तो पूरे यहाँ पर नहीं हो पाते हैं राजनीतिक दलों से, लेकिन आपका क्या भरोसा है इस चौथे चरण के मतदान को लेकर? देखिए, जिस तरह से 3 चरण जो पीछे गुजरे हैं उनके हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और ये जो हमारा महागठबंधन है ये काफी आगे निकल चुका है और बीजेपी काफी पीछे रह गई हुई है। रहा सवाल कि हाँ, ऐसा हम किस बिना पे कह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से बयानें बदलती चली गई। 3 चुनाव तक तो विकास की बातें हो रही थी, उसके बाद शमशान की बातें आ गई, उसके बाद कसाब की बातें आ गई। आपको पता है कि ये सब वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये वर्ड बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें या अमित शाह जी को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनका जो एक टारगेट होता है, उस टारगेट को यूज करने की जरूरत उनको आन पड़ी। उनको ऐसा लगा कि अब मेरी जमीन खिसक रही है, तो जो उनका टारगेट है उसमें वो अपना एक फेंक दिए कि चलो अब इससे हम पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूपी की जनता 2.5 साल में जो इन्होंने किया है, 2.5 साल में 73, इनको यूपी की जनता ने 73 एमपी चुन करके दिया था। 73 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए, और शायद हमें लगता है कि यूपी की 73 की वजह से ये पूर्ण बहुमत में आए थे। 73 लोगों ने क्या किया यूपी के लिए? आप तो समाजवादी पे पूरा कह देते हैं कि समाजवादी ने ये नहीं किया, बीएसपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हम इसमें नहीं जाएंगे कि किसने क्या किया, क्योंकि उसका डाटा बुंदेलखंड का पूरा डाटा मेरे पास है कि किसने क्या किया, और हमने 10 साल में भी हमने जो किया था वो भी मेरे पास है। लेकिन
अभी की बात कहेंगे कि उस 73 एमपी ने क्या किया। बुंदेलखंड से भी बीजेपी के ही एमपी आते हैं। क्या 2.5 साल में अगर उनको लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो 2.5 साल काफी टाइम था उनको करने के लिए, वो नहीं किए। अभी पीछे दिनों एक आंकड़ा आया था कि बीजेपी सरकार में बहुत सारे तालाब खुदवाए गए हैं। क्या उसमें बुंदेलखंड नहीं आता है? क्या बुंदेलखंड हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? उस तालाब अगर खुदाया गया रहा होगा बीजेपी द्वारा, तो बुंदेलखंड में भी खुदाया गया रहा होगा। तो आप ये सीधे सीधे कैसे कर रहे हैं कि हाँ बुंदेलखंड में नहीं खुदा है? इसका मतलब बुंदेलखंड में ही नहीं, कहीं भी तालाब खोदा ही नहीं गया। तो ये बीजेपी की जो झांसे वाली चीज है वो कहीं नहीं हो सकती। इलाहाबाद की बात इन्होंने करी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक गौरव रहा है। जब जेएनयू का ये तहस नहस कर सकते हैं तो इलाहाबाद की हिफाजत क्या करेंगे? अभी मौर्य जी की बात सुन रहे थे कि समाजवादी अखिलेश जी अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते हैं या पत्नी को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो प्रदेश की महिलाओं के साथ क्या कर सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था डिंपल जी के साथ। और डिंपल जी के जो वर्कर हैं, जो उनके साथ भाईचारगी के साथ रहते हैं, उनसे उन्होंने एक बात कही थी कि हम आपके भैया से ये शिकायत करेंगे। तो कुछ ऐसी बात नहीं थी। आपस में फैमिली में क्या होता है, जनता या वर्कर होते हैं वो फैमिली का हिस्सा होते हैं। फैमिली के बारे में उन्होंने बात करी। शुरुआती प्रतिक्रिया आपसे लेना चाह रहा था, वो मैंने ले भी ली। मैं काशमी जी, अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा। और 3 चरण के मतदान हुए। हर राजनीतिक दल के अपने अलग दावे हैं, अपने अलग वादे हैं, लेकिन जनता, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि 3 चरणों की बढ़त उनके पास है, बीएसपी कह रही है बढ़त उनके पास है, कांग्रेस सपा गठबंधन कह रहा है कि बढ़त उनके पास है। आपको लग रहा है कि जनता ये सारी चीजें बता रही है? क्योंकि जनता काफी साइलेंट इस वक्त नजर आ रही है। जनता के मन में है कि किसको वोट देना है, लेकिन वो चीज बाहर निकल के सामने नहीं आ रही है। ये कयास कहां से लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, ये बहुत अच्छा है। इस बार मुझे इस बात की खुशी भी है कि जनता जो है, और ख़ासतौर से मैंने पिछली बार भी कहा था कि यूपी के जो मतदाता हैं वो बहुत होशमंद हैं। उन्होंने तीनों पार्टियों को पसीने दिला रखे हैं और तीनों के तीनों जो है वो अपना इस पे हर एक ये कह रहा है कि हम आगे हैं, हर एक कह रहा है हम पीछे नहीं हैं। तो अब ये जो आने वाला जो रिजल्ट है 11 को, वो बिल्कुल क्लियर करेगा और जनता ये बात ज़रूर महसूस करेगी। स्थानीय लेवल पर भी हमने देखा है जाकर के ग्रास रूट पे कि वो ये इस पे तो मजबूर हो जाते हैं कि अगर अच्छे लोग नहीं होते हैं, तो जिन लोगों ने अच्छे लोगों को टिकट दिया है, अच्छे से मेरा मकसद ये है कि जिनकी पृष्ठभूमि जो है वो करप्शन की नहीं है, अच्छे लोगों की है, तो उन पे भी वो विचार करेंगे और स्थानीय कैंडिडेटों का भी उसमें बड़ा दखल होगा। ठीक है। और जो फातिमा जी जो बात कहती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर पोलराइजेशन की पूरी बात यहाँ पर की जा रही है और बीजेपी पूरी भरसक प्रयास यहाँ पर कर रही है। अपने बयान जो हर चरण के हिसाब से बदलते हुए नजर आते हैं, प्रचार का तरीका बदलते हुए नजर आ रहा है, इससे जनता पर कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, जनता पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे पोलराइजेशन भी देखिए, मैं यूपी में आपको बता दूं कि यूपी में हिंदू और मुसलमान और जितने भी वहाँ वर्ग रहते हैं वो इन सारी बातों को समझते हैं। यही आपने देखा होगा कि जितना भाईचारा यूपी में बना हुआ है, और नेता तो चाहते ही ऐसा है, यानी लीडरशिप जो है वो अगर किसी भी उसमें हो, वो ये चाहती है कि ऐसे हालात बने कि हम अपनी नाकामियां हमें छुपाने का मौका मिल जाए और लोग आपस में लड़ें। मगर ऐसा यूपी में हो नहीं रहा है। यूपी के लोग बहुत ही, मैं समझता हूं कि वो इतनी होशमंदी के साथ में अपने वोट को कास्ट करेंगे कि सबसे बड़ी बात तो ये है, उन्हें इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए कि किसी भी हालात पर ये नेता लड़ाना चाहते थे, अब नेता लड़ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि गोलियां नेता आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रही है उसमें कुछ। वो तो पब्लिक से वो लोग जो नेताओं के चमचे हैं या उनसे उन्हें कोई फायदा होता है वो लड़ रहे हैं, वरना आम जनता अपना जाती है और खुशी के साथ अपना वोट जाकर के डालती है। लेकिन बीएसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो बात सामने आई है, यहाँ पर भी तो कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं ना। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं यूपी के अंदर, ये भी मैं कह सकता हूं कि भाई जो कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि कार्यकर्ताओं को संयम बरतना चाहिए और उन्हें लीडरों के बारे में ही नहीं, लड़े आपस में तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि उन्हें अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। मैं अपने सारे प्रदेश के युवाओं से कहूंगा कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें कि वो इन लीडरों की लड़ाई को देखें, ना कि अपने आप लड़ना शुरू कर दें। वो बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करें जैसे ये नेता एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, शादी ब्याहों में जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे क्रिकेट का मैच खत्म हुआ और सारे प्लेयर आपस में मिलते रहते हैं, ऐसे ही उन्हें भी करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा व्यवहार यहाँ पर होना चाहिए। और एपीएन की तरफ से, और बिल्कुल एपीएन की तरफ से जहां चुनाव हो रहे हैं, मैं वहां की जनता से कहना चाहूंगा कि अगर आज आपके क्षेत्र में मतदान है तो आप अपने घरों से बाहर निकलें, मतदान जरूर करें, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई नहीं होता। और सरकार अगर आप चुनेंगे तो उसके बाद आप कई तरह की बातें भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है हमने सरकार को चुना, फिर आप कटघरे में खड़ा करिए, आपका पूरा हक बनता है।
घरों से बाहर निकले, मतदान करें। मैं अजय कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय जी, आज के चौथे चरण के मतदान को लेकर मैं आपका विश्लेषण चाहता हूं। देखिए हिमांशु जी, आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और अगर ये मतदान जब संपन्न हो जाएगा तो समझिए 2/3 से ज्यादा सीटों पर मतदान हो जाएगा। 262 सीटें जो हैं इस आज के बाद जो है मतदान पूरा हो जाएगा। अब ये 53 सीटों पर इस समय मतदान हो रहा है। सबसे विचित्र बात यह है कि इसमें बुंदेलखंड के 6 जिले जी, बुंदेलखंड के 6 जिले हैं, बाकी 6 जिले रायबरेली और ये मध्य उत्तर प्रदेश के हैं। इन सब में अगर आप देख लें तो 2012 की जो सिचुएशन थी, बसपा के पास 24 सीटें थी, नहीं, सपा के पास 24 थी, बसपा के पास 15 थी, कांग्रेस के पास 6 थी, भाजपा के पास केवल 5 सीटें थी और पीस पार्टी और अपना दल के पास ये सब मिला के 3 सीटें थी। ये परिस्थितियां आप देखिए। सबसे बड़ी बात है, जितना नेता बोल रहा है इस बार, चाहे वो गधे से लेकर कसाब तक की बात आ रही हो, नेता खूब चिल्ला रहे हैं, लेकिन मतदाता मौन है। मतदाता का कहीं आप देखें, हम तो कई क्षेत्रों में अभी गए, बुंदेलखंड के क्षेत्रों के ढाबे पे बैठ जाते थे पहले 77, 80 और 85 में लोग अपनी प्रतिक्रिया बता देते थे, लेकिन इस बार आपको तो कहीं झंडे बैनर दिखेंगे नहीं। अगर आप टीवी और अखबार न देखें तो पता ही नहीं चलेगा कि उत्तर प्रदेश में 430 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से नेताओं ने अपनी बातें बदली है, परिस्थितियां बदल रही है और इस चरण में देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं, चाहे वो इलाहाबाद की सीटें 12 हो, चाहे वो रायबरेली की 6 सीटें हो, बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। बुंदेलखंड की सीटें जो हैं 19 सीटें हैं बुंदेलखंड में, उनमें 9 पर कांग्रेस है। इस स्थिति में मुकाबला भी अच्छे लोग यहाँ पर है, चाहे वो अतीक के भाई लड़ रहे हो, वहाँ पूजा पाल हो या और तमाम राजा भैया हो, इधर अखिलेश की बेटी रायबरेली में हो और उमा भारती वाले गढ़ में बहुत से लोग हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस समय दांव पर लगी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात एक बात देखनी है कि 2012 में इन्हीं क्षेत्रों में 3 ऐसी सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, चाहे वो कुशवाहा जी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, या उमा भारती हो या साध्वी निरंजन ज्योति हो, ये लोग सांसद बनी और जब बाई इलेक्शन हुए तो ये तीनों की तीनों सीटें 2014 के बाद समाजवादी पार्टी के पास चली गई। तो ये चरण जो है बहुत ही, अभी तो इलाहाबाद जैसे है, इलाहाबाद में अच्छे 12 अनुग्रह नारायण सिंह है, उज्जवल रमण है और पूजा पाल बिल्कुल। है। अजय जी, मैं आऊंगा। अजय जी, बिल्कुल, काफी तफसील से आपने यहाँ पर जानकारी दी है। मैं प्रदीप जी के पास जाऊं उससे पहले मैं अनिला जी आपसे बात करना चाहूंगा। जो बात यहाँ पर कही गई है अभी तक, जो बात अगर 2012 का देखा जाए तो बीजेपी के पास 5 सीटें थी, और जो बात यहाँ पर अजय जी ने कही, अगर झांसी के आसपास की बात की जाए कि 3 यहाँ पर साध्वी निरंजन ज्योति की बात करें या फिर उमा भारती की बात करें, ये आगे पहुंचे, लेकिन बाई इलेक्शन होती हैं, सारी सीटें समाजवादी पार्टी के पास चली जाती हैं। उसके बावजूद भी आपका दावा है कि इस चरण में आपको बहुत बड़ा जनता का पूरा भरोसा आपको मिलेगा। तो ये कैसे दावे कर सकते हैं? इस बात में आपके पीछे का जो तथ्य है वो क्या है? जी, अगर हम 2012 की बात करते हैं तो जो समाजवादी पार्टी थी उसको यहाँ पर 24 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। उसके बावजूद मैं कांग्रेस के विषय में यहाँ नहीं कोई टीका टिप्पणी करूंगी, क्योंकि सत्ता में ये उस वक्त थे नहीं, 1 महीने पहले ये कोalition में आए हैं, तो कांग्रेस के ऊपर तो मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। परंतु समाजवादी पार्टी जो कि सत्ताधारी सरकार थी, क्योंकि बीएसपी का भी ये गढ़ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर बीएसपी ने अपने टेन्योर में कुछ भी नहीं किया, तो उसको नकार के समाजवादी पार्टी आई। अगर हम सपा और कांग्रेस दोनों को मिला देते तो 30 विधायक इस क्षेत्र से आते हैं जहां आज चुनाव है। इन 30 विधायकों ने अपने क्षेत्र में क्या किया, ये 2012 के विषय में आपसे कह रही हूँ। जब वहां की जनता जो है इनसे बिल्कुल परेशान हाल हो गई, तो 2014 में 38% वोट दिया हमको, भारतीय जनता पार्टी को, एक बदलाव के लिए। उसी बदलाव को कायम रखते हुए हिमांशु जी आप देखिएगा आज जो वोटिंग हो रही है और मार्च 11 को जो काउंटिंग होगी, पूरे प्रदेश पूरे देश को पता चल जाएगा कि बुंदेलखंड इलाहाबाद का जो पूरा क्षेत्र है
वहां पर विकास के नाम पर जो कुछ नहीं हुआ, कागजी विकास जो हुआ है। और अमेठी के विषय में, सॉरी ये रायबरेली के विषय में अगर मैं कहूं, जो कि एक बहुत वीवीआईपी सीट मानी जाती है, वहां 80 केवल मात्र 80% घरों में वहां पर बिजली आती है। अच्छा। पानी का इतना बुरा हाल है वहां पे, हैंडपंप जो है केवल पेपरों में लिखे जाते हैं, लगते नहीं है। मनरेगा और मिड डे मील में भारी वहां पे जो है घपला मैं समझ सकता है। मैं बिल्कुल, ये चीज जनता के सामने पहुंची है। लेकिन एक सवाल जो फातिमा जी ने यहाँ पर खड़ा किया था कि आपने बोला कि सपा के इतने यहाँ पर विधायक थे, लेकिन बीजेपी के जो इतने सांसद थे उसको लेकर भी यहाँ पर काफी सवाल। हमेशा जब भी बात होती है तो विपक्षी सपा, बीएसपी और कांग्रेस का यही कहना होता है कि इतने सारे सांसद आपको दे दिए फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे आप क्या कहते हैं? जी, क्योंकि ये जो दल होते हैं ना, ये सोचते हैं कि देश और प्रदेश की जो जनता होती है वो मूर्ख होती है। जो केंद्र के चुनाव हैं, वहां के जो हमारे एमपी साहब लोग होते हैं, उनको ये अपने विधायक के बगल में खड़ा करके कंपेयर करना चाहते हैं। ये जानते हैं अच्छी तरीके से, परंतु ये सोचते हैं, जनता ये नहीं जानती है कि हमारे देश में फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। जो भी कुछ होगा, अगर पैकेज भी आएगा हिमांशु जी, अच्छा। तो वो राज्य सरकार, जो सत्ताधारी राज्य सरकार है, उसके माध्यम से ही लोगों के पास जाएगा। हाँ। केंद्र में जो सरकारें बैठी, चाहे वो हमारी सरकार बैठी है या पहले की जो सरकारें बैठी हैं, उन्होंने पैकेजेस दिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए पैकेजेस दिए, इसके बदतर हालात को सुधारने के लिए पैकेजेस दिए, परंतु वो पैसा कहां गया? ऑन पेपर्स ये कहा जाता है कि 1600 तालाब खुदवा दिए गए, काम केवल 40 कर रहे हैं, बाकी का पैसा कहां चला गया? इसका उत्तर जो है समाजवादी पार्टी के पास बिल्कुल भी नहीं होगा। 1600 तालाब आप बात जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 1600 तालाब कागजों में दिख जाए वही यहाँ पर काफी है, क्योंकि हकीकत में नजर नहीं आ रहे। मैं आऊंगा, इस पर बात करूंगा, लेकिन मैं सभी लोगों से इस पर बात करूंगा। यूपी इलेक्शन पर लगातार हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन प्रदीप कपूर जी, मैं आपसे पहले बात नहीं कर पाया था, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चौथे चरण का मतदान यहां पर चल रहा है। इस चौथे चरण को आप कितना अहम मानते हैं, खास तौर पर सत्तारूढ़ दल के लिए? देखिए, ये चुनाव का जो चौथा चरण है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत अहम है। 2012 में समाजवादी पार्टी की वेव चल रही थी, इसलिए इस चरण में उनको 26 सीटें मिली थी। तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिला दें तो 30 से ज्यादा सीटें थीं। तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी जो बढ़त है उसको बनाए रखें, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। और रही बात, देखिए कि ये जवाहरलाल नेहरू के जमाने से इलाहाबाद बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बिल्कुल, और साथ में रायबरेली, क्योंकि है ना, श्रीमती सोनिया गांधी जी का कार्य क्षेत्र है, उनका संसदीय क्षेत्र है, वो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन देखने की बात यह है कि इस पूरे जो चुनाव हो रहा है, इसमें अब पूरा का पूरा जो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने उसको कम्युनल पोलराइज करने की कोशिश की है और कम्युनल आधार पर बांटने की कोशिश की है, ताकि, क्योंकि विकास का काम किसी के पास दिखाने के लिए नहीं है। अच्छा, अब बुंदेलखंड की बात लीजिए तो यूपीए सरकार में जो पैकेज अनाउंस हुआ था, वो पैकेज जो है जनता के पास नहीं पहुंच पाया, और उसमें कितना वहां के लोगों को सुसाइड करना पड़ा, क्या क्या हुआ उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान में जो है चर्चा रही। वहां की सांसद जो है वो उमा भारती जी इस वक्त मंत्री हैं, तो उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि बुंदेलखंड में वो किस तरीके से बीजेपी परफॉर्म करेगी, वो क्या होगा। तो विकास ना हो के अब जो है वो धर्म के आधार पर पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसी के नाम पर अगर वोट मिल जाए तो बेहतर है। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है, और जनता जो है वो इस जगह पे देखेगी कि भाई तमाम बड़े बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के जो बेटे और बेटियां सब चुनाव लड़ रहे हैं, सभी की प्रतिष्ठा दांव पे है। और किस तरीके से जनता, चूंकि जैसा कि अजय कुमार जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी कहा, और मेरा भी जो तजुर्बा है कि जहां जहां मैं गया, कि वोटर बहुत साइलेंट है, वोटर बोल नहीं रहा है। पहले हम लोग जो है इलेक्शन की हवा देख के पता चल जाता था। तो इस बार क्या नतीजे निकलेंगे ये तो खैर 11 तारीख को पता चलेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये। ठीक है फातिमा जी, बात आपने कही कि यूपीए सरकार ने बहुत काम किया था। अगर मैं गलत हूं तो अजय जी मेरे को बताएंगे, क्योंकि काफी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, काफी जानकार भी हैं, कि जब यूपीए सरकार थी केंद्र में, उस वक्त चाहे मायावती की बात की जाए या फिर अखिलेश यादव की बात की जाए, स्पेशल पैकेज की लगातार मांग केंद्र सरकार से की गई थी। राहुल गांधी से मुलाकात के लिए अखिलेश ने समय भी मांगा था, लेकिन उस वक्त मुलाकात नहीं हो पाई थी। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार से काफी कुछ मांग कर रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई थी। और अब आप वही ठीकरा यहां पर बीजेपी सरकार पर, केंद्र में बैठी एनडीए सरकार पर फोड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता और खास तौर पर बुंदेलखंड की जनता तो अपने आप को हमेशा से ठगा हुआ महसूस करती आई है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों ने बहुत काम किया था और इस बार जनता आप पर विश्वास करेगी?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार 100% नहीं करती है। हमारी नीयत देखी जाती है। हमने एक शुरुआत की थी और हमने एक अच्छी शुरुआत की थी। बुंदेलखंड के लिए खुद राहुल जी गए थे और राहुल जी ने देखा भी था और किसानों से वादा भी किया था और हमें लगता है कि बहुत हद तक हमने वादे को पूरा भी किया था। चुनावों के आसपास की बात कर रहे हैं एक मिनट नहीं, चुनाव से पहले की बात जब हमारी सरकार थी तब की बात हम कर रहे हैं और चुनाव से पहले की भी बात कर रहे हैं। रहा अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी ने भी जो काम को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने की कोशिश करी, उनकी नीयत थी, वो काम को आगे बढ़ा रहे थे। अभी एक बात अनिला जी ने बहुत अच्छी कही कि दोनों चुनाव दो आधार पर होते हैं, सेंट्रल का चुनाव, केंद्र का चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग आधार पर होते हैं। बिल्कुल सही कर रही हैं। फिर ये कैसे कहते हैं कि 2014 का ट्रेंड ही आगे आएगा? बिल्कुल 2014 का ट्रेंड आगे आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस पर तो आप अपनी बात करिएगा, लेकिन उसका तो बताइए। नहीं, जो सवाल आपसे किया गया था कि मायावती ने काफी पैकेज मांगा था, स्पेशल पैकेज, लेकिन बुंदेलखंड के बारे नहीं में दिया गया। राहुल गांधी से अखिलेश यादव ने मुलाकात के लिए बोला था, लेकिन तब नहीं हो पाई। हम बुंदेलखंड के बारे में आपको बता दे रहे हैं। बुंदेलखंड की पूरे डिटेल मेरे पास है। बुंदेलखंड के अभी डिटेल आपको हम बता रहे हैं कि कितने पैसे आए और कितने पैसे खर्च किए गए। देखिए, नहीं, लेकिन मायावती जी हमेशा से बात बोलते हैं जब वो मुख्यमंत्री थी कि मदद नहीं मिल रही है केंद्र सरकार से, मदद नहीं मिल पा रही है। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 420 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई। समाजवादी जल संचय योजना के अंतर्गत 100 तालाबों की खुदाई की गई। तो फिर क्या हुआ जब इतना सब कुछ किया गया? जब इतना सब कुछ किया गया तो आज भी फातिमा जी आपने कहा कि तालाब वहां पर बनवाए गए, आपने बोला कि सिंचित योजनाएं वहां पर स्वीकृत की गई, तो फिर क्यों अभी भी जो जमीन है वो बंजर है? क्यों पलायन हो रहा है? अब आपको उसके लिए बता दें, बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है वहां पे कि जहां पे प्राकृतिक आपदा आती रहती है, वहां सूखे का प्रॉब्लम है। जिस तरह से बिहार में भी हमारे कुछ जगह ऐसी है जहां बाढ़ और सुखाड़ दोनों एक साथ आता रहता है और उसके लिए हमेशा योजनाएं बनती हैं और उस चीज से हम लड़ाई लड़ रहे होते हैं। बुंदेलखंड भी उसी तरह का एक हिस्सा है जहां प्राकृतिक प्रॉब्लम है, वहां पे उसका एक ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है जिसको करने में वाकई अभी वक्त लगेगा। किया जा रहा है और करने में समय भी लगेगा। इसके लिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि रातों रात बुंदेलखंड हरा भरा दिखने लगेगा। हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि प्रयास 5 साल नहीं, आपने प्रयास की बात करी, 5 साल हो चुके हैं, आप ये कह रहे हैं कि वक्त लगेगा, आप ये कह रहे हैं वक्त लगेगा। अब आने वाले 5 साल भी निकल जाएंगे, फिर भी वक्त लगेगा, तो रिजल्ट क्या है? प्रयास को देखे ना, सरकार के करने की नीयत को देखे ना। ये तो नहीं है कि सीधे सीधे अनछुआ कर दिया गया, अनटच्ड कर दिया गया है, बुंदेलखंड के बारे में सोचा ही नहीं गया है। लेकिन बुंदेलखंड सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, बुंदेलखंड केंद्र की भी जिम्मेदारी है और इस बात को हम स्वीकार करते हैं। यही तो सवाल था कि केंद्र की भी जिम्मेदारी। अच्छा फातिमा जी एक चीज और, आपने अभी जो आपने लिस्ट पढ़ के बताई कि सपा सरकार ने इतना बुंदेलखंड के लिए किया है, संचित योजनाएं, तालाब खुदवाए और भी काफी कुछ वहां पर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। 1 महीने पहले तमाम खामियां नजर आ रही थी। नहीं, देखिए, तमाम खामियां नहीं, 27 साल यूपी बिहार आप क्वेश्चन करने वाले। बुंदेलखंड की बात स्पेशल आपने कहा कि बुंदेलखंड की जनता को हमेशा से उसकी उपेक्षा की जाती रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार हो। उससे पहले आप बोलते थे, अब बोल बदले नहीं। हमें लगा कि हम साथ आकर के चाहे बुंदेलखंड चाहे यूपी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। जो अखिलेश जी काम कर रहे थे उस धार को तेज कर सकते हैं, तो हम साथ में आए। इसमें क्या बुराई है? हम तो खुल करके साथ में आए। लेकिन जो पार्टियां खुल के साथ में नहीं आई है, जो पार्टियां लोगों को धोखा दे रही है, वहां के यूपी के भोले भाले जनता को वर्गलाने की कोशिश कर रही है, उनसे सवाल पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी पे आने से पहले अजय जी, जो बात यहां पर की गई थी कि मायावती जी ने भी जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, काफी फंड मांगा था लेकिन नहीं मिला था केंद्र सरकार से, जब कांग्रेस की सरकार थी। अखिलेश यादव जी ने भी वक्त मांगा था, वो नहीं मिला। यहां पर फातिमा जी कह रही हैं काफी काम किए गए हैं, हम लोग मिलकर और अच्छे काम कर सकते हैं, इसीलिए हम साथ में आए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जनता यहां पर रिजल्ट चाहती है? प्रोसेस में काम चल रहा है, जनता को वो समझ में नहीं आता। हिमांशु, फातिमा जी जरूर कह रही हैं और इन्हीं के राहुल गांधी ने खाट सभा भी वहीं से शुरू की थी, खाट सभा भी वहीं से शुरू की। और नहीं सुन लीजिए, बुंदेलखंड पैकेज 2 यूपीए की 2 यूपीए 1 और 2। मायावती के समय में मायावती हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज कहती, मैंने पत्र लिखा, पत्र का जवाब नहीं दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने तो बराबर समय मांगा जी, और इसके लिए पैकेज के लिए। और यहां तक कि अभी जब बुंदेलखंड में पानी की त्राही हुई, पीने के पानी ने, तो केंद्र सरकार ने कौन से टैंकर भेजे?
ये भी एक प्रश्न उठता है, ऐसा खाली नहीं टैंकर, है। खाली लेकिन टैंकर। वहां आप, मैं बताऊं हिमांशु, सबसे बड़ी, मैं अब उसको आप समझ रही, सब हमारे श्रोता सारे समझ रहे हैं। आपको बताऊं कि बुंदेलखंड खनिज के मामले में जितना दोहन हो रहा है, उसका खनिज मंत्री किस किस तरीके से हुए हैं। आप लखनऊ से बांदा चले जाइए, ललितपुर चले जाइए, झांसी चले जाइए, जाने वाली सड़कें तो आपको ठीक मिलेंगी, लेकिन उधर से आने वाली सड़कों में एक एक हाथ के गड्ढे हैं। कारण क्या? उधर ओवरलोडिंग हो करके उस तरफ से आप कानपुर से लखनऊ आइए, सड़क खराब मिलेगी, लेकिन लखनऊ से झांसी जाइए, जालौन जाइए, इतनी खराब सड़क अच्छी मिलेगी, लेकिन क्योंकि इतना खनन हो रहा है, खनन की वजह से ही। अजय जी, एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर यही है कि तभी झांसी के आसपास और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा एसयूवी गाड़ियां बिकती हैं, उठाई जाती हैं। निश्चित रूप से, इसीलिए हिमांशु बिल्कुल सही है कि वहां का एक एक नेता बंदर बांट करता है इस पैकेज के, बुंदेलखंड के पैकेज जो जो जाता है वो जनता तक। जैसे बताया, अभी तालाब खोदेंगे, कितने तालाबों की बात थी, महज 40 तालाब वहां गिनती के दिखाई पड़ेंगे। सरकार कोई भी हो, दोहन बुंदेलखंड का करते रहे। बुंदेलखंड के नाम पर लूट होती रही, खुली लूट, आज तक बराबर जांच की मांग होती रही। कोई सरकार ऐसी क्यों? चोर चोर मौसेरे भाई वाली जो कहावत है, वो बुंदेलखंड में पूरी तरह सटीक में, हर पार्टी की मैं बात करता हूं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं। वहां एक बार जो विधायक बन गया, विधायक बनते ही, नया विधायक बनते ही सारी की सारी कीमती गाड़ियां उसके और उसके परिवार में आ जाती। कारण क्या? जितना दोहन बुंदेलखंड का हो रहा है, वो उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, सारे नेता जिम्मेदार हैं। अगर ईमानदारी से, पूरी लगन से, निष्ठा से बुंदेलखंड पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो केवल चिट्ठी पत्र और भ्रष्टाचार के जांच की मांग यही कागज पर होता रहेगा। हिमांशु, मैं समझता हूं। काशिम जी, क्या लगता है चौथे चरण में थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव नजर आएगा? जनता के बीच में जागरूकता नजर आएगी, और जो पिछली बार से वोटिंग जो हुई थी उसके बाद उससे ज्यादा नजर आएगी? असल में जनता को जो है वो निश्चित रूप से देखिए, इतना, जो जिले हैं, ठीक है अजय जी, आ रहा हूं मैं काश्मीर जी से ये सवाल। इन लीडरों ने इतना कमजोर किया है कि जैसे अभी अजय जी कह रहे थे कि जो वहाँ, हम भी जानते हैं कि जो वहाँ खनिज है, अगर वही, क्या उसका हिस्सा जनता को नहीं मिलना चाहिए? क्या उसका प्रॉफिट जनता को नहीं जाना चाहिए? क्या जनता के रोड नहीं बनने चाहिए? क्या वहाँ स्कूल और कॉलेज नहीं होने चाहिए? इसलिए इन नेताओं ने, इसमें ये सब एक हैं, बिल्कुल ये सबके सब एक हैं, और उनके अंदर इतनी बेदारी नहीं आने दे रहे हैं कि वो अपने अधिकारों को पहचान सकें, और ये सब मिलजुल करके काम कर रहे हैं। कभी किसी की सरकार आती है, कभी किसी की आती। आखिर 70 साल के अंदर देश आजाद हो गया, और बाज इलाकों में जाके ऐसा लगता है जैसे वहां के लोग ब्रिटिश दौर को याद करने लगते हैं और कहते हैं इससे अच्छा तो ब्रिटिश ही दौर था। तो आखिर इन नेताओं को क्या हो गया है? क्यों हमारे देश को ये कमजोर कर रहे हैं कि वो पैसा जो हमारे लिए आता है वो क्यों नहीं लगाते? तो आज पब्लिक को ये चाहिए कि वो इतना दबाव बनाए कि इन्हें ये मजबूर हो जाएं, और आने वाले इलेक्शन के बाद मैं तो ये कहूंगा, ये मशवरा दूंगा सारे प्रदेश के लोगों को, विशेषकर बुंदेलखंड के लोगों को, कि तुम्हारे पास इतनी संपदाएं हैं कि तुम उस अपने अधिकार को हासिल करो, और किसी भी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, आप मजबूर करो उन्हें, उनसे डरो नहीं, एक बार उनसे संघर्ष करो ताकि तुम्हें सुखमय जिंदगी हो सके। आज सुखमय जिंदगी ये गुजार रहे। तो इसलिए इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए, इन लीडर्स को शर्म आनी चाहिए कि जब उन लोगों के हालात देखते हैं और जब टीवी चैनलों पे देखते हैं, और खास तौर से जब वहां जाना हुआ बांदा तक, जो अभी अजय जी ने कहा, हमें हैरत हो गई कि लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। तो इन्हें इस बात की तो लज्जा आनी ही चाहिए कि ये प्रदेश के विकास के लिए कोई काम करे। और ये बड़ी ढटाई की बात है कि हर आदमी ये कह देता है हमने कोशिश तो की है, नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। जनता इस बार किस पर भरोसा कर सकती है? जनता को कुल मिला के देखिए, वादे सभी लोगों ने किए हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है? नहीं, जनता को ये चाहिए जो लीडर वहां किसी भी पार्टी के हों, जो अच्छे लोग हैं, और वो उनसे ये वादा ले, बल्कि उनसे लिखित में वादा लेना चाहिए। ये तो समय क्योंकि कम है, वरना हम लोगों से ये कहते कि इनसे स्टाम्प पे लिखवा करके लो, ताकि कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये क्या होता है कि पार्टियों की शरण में चले जाते हैं और पार्टियों को बड़ी बड़ी चीजें देते हैं, उन्हें चंदा देते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है कि वो पार्टियों के लोग, पार्टी के जो नेता हैं वो पार्टियों के लिए चहेते हो जाते हैं, और वो उन्हें छूट दे देते हैं
के जो चाहे करो, जैसे पिछले मंत्रियों का ठीक है यही हाल काश्मीर जी, सामने आया। काश्मीर जी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी कुंडा से आलोक जुड़ चुके हैं। मैं इस पर लगातार चर्चा करता रहूंगा। आलोक कुंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात, मतदान जो है वो किस तेजी से आगे बढ़ रहा है कुंडा की अगर बात की जाए तो? देखिए हिमांशु, यहां से वर्तमान में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, यहां से 5 बार से विधायक हैं, और कहा जाता है कि कुंडा में जो सिक्का चलता है वो राजा भैया का चलता है। और राजा भैया जो नाम है वो यहां की जनता ने इनको दिया था। इनका नाम रघुराज प्रताप सिंह था, लेकिन राजा भैया का नाम जनता के द्वारा दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा भैया के फरमान पे यहां सब कुछ होता है, कुछ लोग कहते हैं उन्हें जनता बहुत पसंद करती है, कुछ लोग कहते हैं कि उनका दबाव है, दबंगई है, इसलिए उनको जनता पसंद करती है। लेकिन अगर बात राजनीतिक इतिहास की करें तो वर्ष 1993 से राजा भैया यहां से भारी मतों से चुनते हुए आए हैं, और वो सबसे कम उम्र के विधायक हुए थे जब वर्ष 1993 में यहां से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था और विधायक बने थे। कुछ देर बाद राजा भैया यहां पर आकर, जो यहां उनका गांव है, जहां पे उनका आवास है, कहा जाता है उनका महल है, बेती कोठी कहा जाता है इसको, इसी बेती प्राथमिक विद्यालय में कुछ देर बाद वो आके अपना वोट डालेंगे। लेकिन यहां की सेंसिटिविटी की अगर बात की जाए तो इसको लेकर जिला प्रशासन बहुत सतर्क है। पूरा का पूरा जो ये कुंडा बूथ है, जो बेती का बूथ है, यहां पर बिल्कुल आलोक, हम दोबारा आपसे सुरक्षा का जुड़ेंगे, जिम्मा दोबारा है, हम वो इस पर पूरी पैरामिलिट्री जानकारी फोर्स लेने की होती है। कोशिश करेंगे। क्या कुछ वहां पर माहौल चल रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे चर्चा करेंगे। अनिला जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा अभी के इलेक्शन को लेकर, और जो फेस यहाँ पर चल रहा है, चौथे चरण का मतदान यहाँ पर चल रहा है, कितना अलग आप मानती हैं इस चौथे चरण के मतदान को आप? नहीं, ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मेरे उत्तर प्रदेश के विषय के लिए है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, चाहे द्वाब का बीजेपी है, को जोड़कर भी बताइएगा। जी, मैं बीजेपी की प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रही हूँ, तो मैं बीजेपी को लेकर ही यहाँ पर बात करूंगी। जिस प्रकार से पूरा एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, शोषण होता रहा है, इस पूरे क्षेत्र का पैसा आता रहा है, पैकेजेस मिलते रहे हैं, परंतु वो आम जनता के पास नहीं पहुंच पाए हैं। अभी फातिमा जी ने बोला था कि इसको हरा भरा करना है, तो मैं इनको केवल इतना बताऊंगी भी यहाँ पे 45 नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे 45% यहाँ पे वन हुआ करते थे, 45% यहाँ वन हुआ करते थे, और अब मात्र जो है 10% रह गए हैं। तो जो पेड़ थे वो तो काट दिए गए। और जहां तक ये इन्होंने कहा कि यहाँ तो सूखा पड़ता ही रहता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से इस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदा है यहाँ पर आती रहती है, पर गवर्नमेंट्स करती क्या है? 70 वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए, यहाँ पे सरकारें आई और गई, और क्या हुआ? पिछले 8 वर्ष में 3000 किसानों ने इस क्षेत्र में आत्महत्याएं करी हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ बोल देता है। और एक चीज और यहाँ जोड़ देती हूँ हिमांशु जी, जाते आते, कि बीएसपी जो है बहुत हुंकार भरती है दलितों के लिए। दोआब क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन 30% आबादी जो है दलितों की है। दलितों के विषय में बीएसपी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो चाहे वो रायबरेली हो, और चाहे वो बुंदेलखंड हो, और चाहे वो इलाहाबाद हो, ये हमारे भारतीय संस्कृति और उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता के केंद्र हैं और रहे भी हैं। अगर इनका विकास नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, और भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतिबद्ध है इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया अनिला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर चौथे चरण का मतदान यहाँ पर जारी है, जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है, और काफी उत्सुकता, काफी जोश जज्बा भी उनमें देखा जा रहा है इस मतदान को लेकर। लेकिन रिजल्ट क्या रहेगा ये 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता जवाब चाहती है तमाम राजनीतिक दलों से, और क्या फैसला तय करेगी ये आगे पता चलेगा। लेकिन आप एपीएन के साथ बने रहिए। यहां वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि मतदान से जुड़ी पल पल की ताजा अपडेट्स एपीएन सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।